नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन। 2021 का आगाज होने वाला है। हम 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं रोड अहेड की। जम्मू कश्मीर के लिए रोड अहेड क्या है, आगे की दिशा क्या है। सूबे में अब धारा 370 अस्तित्व में नहीं है। डीडीसी का चुनाव सफलतापूर्वक हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या? 2021 में क्या होगा? क्या जम्मू कश्मीर फिर से वही धरती के स्वर्ग की तरह वापस लौटेगा? फारसी में कहते हैं, अगर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है और सिर्फ यही है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हमारे साथ बात करने के लिए हैं, और रोड अहेड अगर जानना है तो इनसे बेहतर व्यक्ति आज की तारीख में नहीं है कोई यहाँ। तो 4-5 महीने पहले आपने कमान संभाली वहाँ की जी। और बहुत तारीफ हाल फिलहाल में आप बटोर रहे हैं कि डीडीसी का चुनाव आपने बहुत सक्सेसफुली करा लिया। बिल्कुल सही बात है कि बिना खून बहे 50% से ज़्यादा वहाँ मतदान हुआ है। लेकिन पहले एक चार्ज से ही शुरू कर देता हूँ। आज ही खबर आ रही है कि आपने मतदान तो संपन्न करा लिए, लेकिन जो पीडीपी के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जहां काउंसिल में बहुमत नहीं है बीजेपी की, वो किसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लगा है तो आरोप आप पे है। मैं इस आरोप को पूरी तरह खारिज करता हूं और बहुत जिम्मेदारी से खारिज करता हूं। जब डीडीसी सदस्यों के चुनाव हो रहे थे तब भी मतदान के पूर्व ऐसे ही आरोप कुछ लोगों ने लगाए थे, लेकिन उनकी शंका पूरी तरह से निर्मूल साबित हुई। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में लोग गवाह हैं कैसे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव नहीं हुए थे, बिना किसी हिंसा के चुनाव नहीं हुए थे, और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव भी इस तरह के नहीं हुए थे। लोग याद करते हैं मोरारजी भाई का ज़माना, लोग याद करते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ज़माना, और अब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब ये लंबे समय बाद इस तरह का चुनाव फिर से हुआ है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष पद का भी जो निर्वाचन होगा डीडीसी चेयरमैन का, उसमें प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगा और प्रशासन की कोई भूमिका नहीं होगी और किसी पार्टी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? अब ये आरोप लगाने वाले जाने, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं है। मेरा केवल एक काम था, निष्पक्ष चुनाव कराना, शांतिपूर्वक चुनाव कराना, बिना हिंसा के चुनाव कराना, वो मैंने करा दिया। और आगे भी मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को, कि वहां प्रशासन चुनाव में कोई भूमिका का निर्वहन नहीं करेगा सिवाय इसके कि शांतिपूर्ण चुनाव हो। ये बार बार जो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार गुट जो है, इसको ये भी चूंकि चुनाव की चर्चा हुई तो इसलिए उस तरफ चला जाता हूं कि ये दरअसल रेफरेंडम है धारा 370 पे, क्योंकि घाटी में उसकी सबसे ज़्यादा गूंज सुनाई दी और घाटी में उनकी जीत हुई है, ऐसा उनका मानना है। आप इसको ऐसा मानते हैं क्या? उसको मैं 2 नज़रिए से देखता हूं। एक, कोई राजनीतिक विश्लेषण करना मुझे लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन रेफरेंडम तो ये नहीं है, क्योंकि अगर रेफरेंडम होता तो वहाँ बात होती थी कि हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। तो भारी संख्या में मतदान 2018 लोकसभा की तुलना में अगर आप देखेंगे तो दुगने से ज़्यादा, और कई ऐसे ज़िले हैं खासतौर से श्रीनगर और साउथ कश्मीर के ज़िले जहाँ 3 गुना से ज़्यादा मतदान हुआ। 2018 पंचायत चुनाव से आप देखेंगे तो साउथ कश्मीर की 90% पंचायतें पिछली बार खाली रह गई थी, इस बार 95% भर गई। तो लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है और बड़ी उम्मीद से लोग देख रहे हैं कि नया सवेरा जम्मू कश्मीर में होने वाला है। इस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल चुनाव नहीं हुआ है, बल्कि जनपद के, डिस्ट्रिक्ट के विकास की पूरी रूपरेखा बनाने का काम भी ये सदस्य करेंगे और उनके लिए बजट में हम पर्याप्त धन का प्राविधान भी करेंगे। एक चूंकि बहुत बातें हो चुकी हैं चुनाव के बाद, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। जी बढ़िए। कि करीब 1 साल हो गए, धारा 370 अब अस्तित्व में नहीं है, तो सरकार के पास कुछ कहने के लिए होना चाहिए कि विगत 1 सालों में हमने ये रोड मैप जम्मू कश्मीर को दिखा दिया है। बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब चूंकि आपके हाथ में कमान है, क्या एक सफलता बताएं अपनी कि आपने ये कर दिया 1 साल में
जो दशकों से नहीं हुआ था? मैं आपको एक नहीं कई बातें बताता हूं। पहली बात कि संयोग मैं कहूं या दुर्भाग्य कहूं कि पिछला एक वर्ष कोविड के प्रभाव में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं, देश का भी और दुनिया का भी मैं समझता हूं कि निष्प्रयोज्य गया है। कोविड का असर वहां रहा है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 4-5 महीने से जम्मू कश्मीर और देश कोविड के बाहर निकल चुका है और प्रगति के रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं। मैं आपको शुरू करता हूं। प्रधानमंत्री PMDP, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान, 54 योजनाएं, 55,000 करोड़ की योजनाएं, कुछ लद्दाख की थी जो बाहर निकली, मैं केवल जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। आज मैं कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि 20 परियोजनाएं हमने पूरी कर दी। 16 परियोजनाएं मार्च में हम पूरा कर देंगे, 6 जून में हम पूरा कर देंगे और जो शेष बचे हैं 2022 में पूरा कर देंगे। 200 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया है वहाँ। शायद देश का दूसरा कोई अन्य राज्य नहीं होगा जहाँ हर जिले में बढ़िया स्टेडियम भी हो, इंडोर स्टेडियम भी हो। ये काम हमने खत्म कर दिया है। इसके अलावा आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स, 4 लेन की सड़कें हों, टनल्स हों, 2 एम्स हों, 7 मेडिकल कॉलेज हों, IIT हो, IIM हो, निफ्ट हो, बोन इंस्टीट्यूट हो, इस तरह के अनेक इंस्टीट्यूशंस के काम को हमने गति दी है और मैं कह सकता हूं कि अब समय सीमा जो निर्धारित की है उसमें इनको पूरा करेंगे। दूसरी बात, क्या बदला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी देश नहीं, दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आयुष्मान भारत सेहत हमने लॉन्च किया है। शायद जम्मू कश्मीर देश का अकेला क्षेत्र होगा जहां के हर नागरिक को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हम दे रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी वहां चुनौती रही वो बेरोजगारी की रही है, उस पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 वर्षों में ऐसा रोड मैप बना रहे हैं कि 80% युवाओं को वहां काम के अवसर उपलब्ध होंगे, अपॉर्चुनिटी होगी। और इसके लिए हमने पूरे एक दिन का कार्यक्रम किया 31 दिसंबर को श्रीनगर में। देश भर के एकेडमिया को बुलाया, सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बुलाया, इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया। बीच में रोकता हूं जी। ये दरअसल जब भी इस तरीके की चर्चा होती है तो बड़े MOU साइन होते हैं, बड़ी घोषणाएं होती हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, वो ज़मीन पे दिखता नहीं है। क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का वो युवा जो शायद भटका हुआ भी है, जिसके आंखों के आगे अंधेरा है, उसको रोशनी दिखाई नहीं देती है, क्या आप हाल फिलहाल में उसके हाथ में कुछ ऐसा देने वाले हैं जो उसको लगे कि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है? जी, मैं आपको दावत देता हूं, निमंत्रण देता हूं। एक हमने 2021, ये नया साल है, 2021 में उतने ही युवाओं को, माने 2021 युवाओं को हम कॉमर्शियल व्हीकल जिसकी कीमत प्रॉब्ली 7,04,000 है, 585 में दे रहे हैं और वो भी उनका 1 पैसा नहीं लगेगा। मुद्रा लोन उनको JK बैंक उपलब्ध कराएगा। अभी 10 युवकों को हमने दिया, उसमें एक युवती ने भी लिया। ये काम हम पूरा करने जा रहे हैं। अभी आप आइए बारामूला में, देखिए, आप बारामूला से परिचित हैं, आप कश्मीर जाते रहे हैं। टाटाज ने जो वहाँ स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का सेंटर बनाया है, जो आधुनिक तकनीक के सबसे अच्छे स्कोप हो सकते हैं, चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, बिग डेटा एनालिसिस हो, ये सारे इक्विपमेंट हमने वहाँ लगाए हैं। 184 विद्यार्थी वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। जनवरी में हम जम्मू का भी सेंटर हम पूरा कर देंगे और उसकी कैपेसिटी 1400 युवाओं को प्रति वर्ष ट्रेनिंग देने की है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसमें एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। दूसरी बात, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि इस 1 वर्ष में 5,000 कम से कम युवाओं को हम ट्रेन करेंगे, जो स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में कैसे काम कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी में कैसे काम करते हैं, तो ये स्वतः रोजगार पा जाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। बहुत जल्द चुनाव था, इसलिए कैबिनेट में रुकी हुई थी। जैसे ही क्लियर होगी, मैं आपको भरोसा देता हूं सुकेश जी, और 2 साल बाद फिर मिलेंगे कि 2 साल में कम से कम 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे। मैंने जो बताया सेहत का, अब वहाँ इलाज की दिक्कत नहीं है तो अच्छे अस्पताल आएंगे। बड़े अस्पताल देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह के, वैसे जम्मू और कश्मीर में भी बनेंगे। अभी मैं स्वीडन के एम्बेसडर मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, साहब, फूड पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग में हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है।
तो जो इस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ, मैं आश्वस्त हूँ। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से और इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से युवाओं को हम अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराएंगे। और सरकारी विभागों में जो रिक्तियां हैं उनकी भी भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। 13,000 मई तक खत्म कर देंगे। जो 12,000 बचा है अगले 6 महीने में वो भी पूरा कर देंगे। सरकारी पद जो रिक्त हैं उसके बारे में जी, जी। कितने पद रिक्त हैं और कितना भरने जा रहे हैं आप? मेरे पास 24,000 के आंकड़े हैं। अभी 13,000 हम 6 महीने में भर देंगे। बाकी 12,000 भी एडवर्टीजमेंट आ गया, उसकी डेट भी फिक्स हो जाएगी। और हमने एक कमेटी बनाई हुई है जो हर विभाग में कितने पद रिक्त हैं ये हमको लगातार सूचना देती है। तो जो भी रिक्तियां हैं, कम से कम जो 50,000 का लक्ष्य हमने रखा है, 25,000 हम इस साल पूरा कर लेंगे। चलिए, एक अच्छी खबर है कि कम से कम जो रिक्त पद हैं, वेकेंट पोजीशंस हैं, उनको भरने की बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। सिन्हा साहब, एक जो मुझे समझ में आता है कि सरकार संकल्प पत्र से चलती है, घोषणा पत्र से चलती है। ये सरकार जो चल रही है नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में, उसके घोषणा पत्र से लेकर उसकी जो विचारधारा है उसमें स्पष्ट तौर पे ये था कि वो कश्मीर जिसकी परिकल्पना जो थी कि वो यूनाइटेड कश्मीर होगा, पीओके भी हमारा हिस्सा होगा, बलिदान हो गए मुखर्जी, वहाँ बहुत बढ़ चढ़कर मांग उठती रही कि पंडितों को वहाँ से खदेड़ा गया, उनको बसाने की बात हुई। सरकार भी बना ली बीजेपी ने वहाँ पीडीपी के साथ मिलके, वो हुआ नहीं। क्या आप वो जो सोच है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? कब तक कश्मीरी पंडित वहाँ बस पाएंगे? कुछ है ब्लूप्रिंट इसका? ये मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक, जम्मू और कश्मीर ये दोनों डिवीज़न मेरे लिए 2 आंखों के समान है और मैं कोई भेदभाव कश्मीर और जम्मू के साथ नहीं करूँगा। दोनों का समान विकास हो, दोनों के युवाओं को समान अवसर मिले, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कश्मीरी माइग्रेंट का सवाल है, कश्मीरी पंडितों का सवाल है, 6,000 नौकरी और 6,000 घर ये प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था। किन्हीं न किन्हीं कारणों से न अभी तक 6,000 नौकरी दी जा सकी और न अभी तक 6,000 घर बन सके। 3,000 से कम 2700-2800 लोगों को नौकरी दी गई थी, 700-800 घर बने। मैं आपके चैनल के माध्यम से कश्मीरी पंडितों को बताना चाहता हूं, भाई बहनों को और देश को भी, कि ये 6,000 जो पद हैं ये मई के पहले 167 छोड़ करके, संख्या 167 हो सकती है, 164 हो सकती है, सारे भर दिए जाएंगे। 31 मई लास्ट डेट है। ये आप, मैं जोर दे करके कह रहा हूँ कि 31 मई लास्ट डेट है। दूसरा, 3,500 घरों के निर्माण का टेंडर हमने जारी कर दिया, 1.5 साल में वो बन जाएंगे। जो शेष बचते हैं उनकी ज़मीन भी हमने चिन्हित कर ली है, वो भी 2 साल में बना देंगे। तो एक तो जो घोषणा थी 6,000 नौकरी 6,000 घर, वो हम पूरा कर रहे हैं। दूसरा, मैं मानता हूं कि ऐसा वातावरण अब कश्मीर में बना है कि वहाँ के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों को यहाँ करके रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब वातावरण बन गया है कि इसके बाद वहाँ के लोग आवें और रहें। तीसरी बात, अनेक ऐसे कश्मीरी पंडित हैं रातों रात अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़ करके आ गए थे। कुछ भय के मारे करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव दे करके आ गए थे, मजबूर कर दिए गए थे। इस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो विशेष अदालत बना करके उनकी जमीन, उनकी संपत्ति उन्हें वापस दिलाने का काम करेंगे। एक सवाल थोड़ा हो सकता है पॉलिटिकल इन नेचर हो, लेकिन पॉलिटिकल है नहीं। जो बार बार आरोप लगता है वहाँ एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता रहा है, उसके पैरेलल एक डेमोक्रेटिक कोशिश भी होती रही है। कुछ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर भी आरोप लगता रहा है कि वो सेपरेटिस्ट ग्रुप से मिले हुए हैं। कुछ हाल फिलहाल के दिनों में पीडीपी के कई नेता जद में थे, एक आध की गिरफ्तारी हुई। अब खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने फंडिंग की, अलग अलग जमातों को फंडिंग की और उनसे पॉलिटिकल मदद ली। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी मुलव्विस है इसमें? एक इंडिविजुअल मुलव्विस है इसमें? पीडीपी का भी रोल है या पीडीपी के उस युवा चेहरे तक ही बात है? कोई जानकारी? देखिए, उस
एनआईए जांच कर रही है और मुझे लगता है इसका विवरण एनआईए के पास है। नीति के तौर पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी। आतंकवाद या उसको प्रश्रय देने का काम जिन लोगों ने किया है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे दल हो, मैं मानता हूं देश से बड़ा कोई नहीं है और उसके खिलाफ पूरी सख्ती की जाएगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। यही हमारी नीति है और इस नीति का समर्थन भारत सरकार पूरी तरह से करती है। क्या अब आप जबकि वहां हैं तो ऐसी कोई जानकारी आपको मिलती है कि ये हॉबनॉबिंग जो है सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ, आतंकियों के साथ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की भी है क्या? अब इस पर राय देना मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात का भरोसा देना चाहता हूं कि अब आतंकवाद या आतंकवाद को समर्थन देने वाले या भारत को कमजोर करने वाली ताकतों के दिन अब लद गए हैं और इस तरह का कोई काम करेगा तो मुझे लगता है कि कानून अपनी कार्रवाई सख्ती से करेगा। जो पीडीपी की नेता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी हो। मैं कह रहा हूं कि पीडीपी की नेता है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने जब वो बाहर आई, ये पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से आपने शुरू करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो स्थिति है उसमें भारत का झंडा नहीं उठाएंगे लोग। तो आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं और वहां की पॉलिटिकल पार्टी अगर कहे कि भारत का झंडा उठाने में दिक्कत होगी, अब मुझे लगता है कि अभी 28 तारीख को सोमवार को ये चुने हुए डीडीसी सदस्यों ने शपथ ली। 20 जिलों में जनगण मन राष्ट्रगान हुआ, भारत के संविधान के अंतर्गत शपथ ली सब लोगों ने और फिर शपथ ग्रहण के बाद फिर जनगण मन का गान हुआ, राष्ट्रगान हुआ। तो मुझे लगता है कि अब ये प्रमाण है इस बात का कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो ग्रास रूट से चुन करके आए हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो भारत के संविधान में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रगान गा रहे हैं और भारत के तिरंगे की शान के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये डिस्कनेक्ट है क्या आपको लगता है कि जो ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं घाटी की, उनके जो बड़े नेता हैं, वो क्या जो नीचे लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं या जो लोग हैं, उनसे सेम पेज पे नहीं है? आप कह रहे हैं कि वो जनगण मन गा रहे हैं, तिरंगे के कसीदे पढ़ रहे हैं और ये कहते हैं तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें मेरे कहने पर मत जाइए। आप वीडियोज हर जिले की देख लीजिए और उसमें सभी पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसके भी लोग हैं उसमें। तो आपको लगता है कि जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करना है जी, तो अगला जो चरण होगा वो विधानसभा चुनाव का होगा? स्वाभाविक रूप से। कब तक उम्मीद करते हैं आपकी ये डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उसको रिपोर्ट अभी सौंपना बाकी है, उसके तुरंत बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा जबकि वहां एक चुनी हुई सरकार होगी? मुझे लगता है कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को एक भरोसा दिया था और उन्होंने एक बात कही थी कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम खत्म करे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी वहां होंगे। आपको जानकारी है कि केवल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम नहीं हो रहा है, इसके साथ पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्य हैं। तो एक बार ये काम खत्म हो जाए और हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके कार्य और अधिकार भारत के संविधान ने तय किए हुए, तो एक बार डिलिमिटेशन का काम खत्म हो जाए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो इसके लिए उपयुक्त संस्था है वो निश्चित रूप से विचार करके विधानसभा के चुनाव कराएगी और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको निश्चित रूप से कराया जाएगा। एक आखिरी सवाल। जी सर। बहुत समय के बाद जम्मू कश्मीर में एक ऐसा अब लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, जो हाल तक सक्रिय राजनीति में थे। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस से ही जम्मू कश्मीर का समाधान होगा? पॉलिटिकल प्रोसेस ही सही रास्ता है और शायद इसीलिए आपका चुनाव हुआ है? मुझे लगता है कि समाधान का केवल वही रास्ता नहीं है। समाधान के जो कई रास्ते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण रास्ता पॉलिटिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जमहूरियत आवाम का बड़ा महत्व है, लेकिन उसके साथ और भी कई काम हैं जिनको हमें आगे करना है। और मैं तो कहता हूं कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों का, फॉर पीपुल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मंत्र है। डेमोक्रेसी आवश्यक है और भारत पर
कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये दायित्व मुझे मिला है, जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन भारत के साथ कर दिया जाए और वहाँ संपन्नता आवे, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इकानमी वहाँ की बूम इकानमी में आवे, शांति और भाईचारा कायम हो। ये अगर हम कर सके तो निश्चित रूप से ये देश की भी सेवा होगी, जम्मू कश्मीर के आवाम की भी सेवा होगी। बहुत शुक्रिया मनोज सिन्हा साहब। ये थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। बहुत सालों के बाद, जैसा मैंने कहा, एक पॉलिटिकल व्यक्ति को यह दायित्व सौंपा गया है। बहुत बड़े वादे उन्होंने किए हैं। कुछ समय के बाद जो टाइमलाइन रखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, हम रिविजिट करने की कोशिश करेंगे और तब पता लगेगा कि जो रोड अहेड है उसमें हम कितने सफल हुए हैं, उसमें सिन्हा साहब कितने सफल हुए हैं। धन्यवाद सुकेश जी। नमस्कार। मैं निमंत्रण भी दूंगा कि आइए और एक बार जरूर 1 साल बाद रिविजिट करिए, ताकि मुझे भी सही स्थिति का आकलन करने में आसानी होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।